नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी हमारे इस एग्रोनॉमी क्लास में आए हुए हैं। सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ रहे हैं। ऐसा कि हम जब पिछली क्लासेस के रिव्यू देखता हूं तो लगता है कि बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं सब्जेक्ट को पढ़ने में और अपने एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर हो चुकी है, यानी कि आपको 7 दिन और शेष हैं दिसंबर में। उसके बाद 2025 की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे और 2024 हमारा जिस प्रकार से बीता, हम कोशिश करेंगे कि 2025 और उससे बेहतर करने की। आप सब समझ चुके होंगे हम क्या बेहतर करने की बात कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक वीर के लिए युद्ध, युद्ध से संबंधित रणनीतियां, युद्ध के पैतरे, युद्ध से संबंधित जितना भी अभ्यास, वो उसी का गहना होता है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी का गहने की बात करो, विद्यार्थी के आभूषण की बात करो, ज्वेलरी की बात करो, तो क्या होगा, एक परीक्षा जो कि उसका टारगेट होगा और उससे संबंधित जो भी आयाम होंगे वो सब उसके क्या होंगे, गहने होंगे। जिस दिन जो विद्यार्थी उन गहनों को ज्यादा पहनने का शौक रख लेगा वो डेफिनेटली सुंदर दिखेगा, यानी कि किसमें, एग्जाम हॉल में वो सुंदर दिखेगा अपने क्वेश्चनों को तोड़ते हुए। तो आप भी अगर चाहते हो कि आने वाले समय में जो आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं, ठीक है, आप उनमें अच्छा खासा बेहतर परफॉर्मेंस आपको करना है, अपना रैंक कैसे सुनिश्चित करना है या अपना सिलेक्शन कैसे लेना है, ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप अपने सिलेबस पर पूरा कमांड कर चुके होंगे। मैटर ये नहीं करता है कि आपने पूरा एग्रोनॉमी पढ़ रखा, मैटर ये करता है कि उस पूरे एग्रोनॉमी में आपने अपने दिमाग में क्या डाल रखा है। ठीक है, ये मैटर करेगा, क्योंकि आपकी किताबें, आपका नोट्स आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएगा। किताबों में बहुत कुछ है, नोट्स में बहुत कुछ है, आपके पास पीडीएफ में बहुत कुछ है, परंतु एग्जाम हॉल में क्या जाएगा, आप और आपका मस्तिष्क और आपका शरीर, ये एग्जाम हॉल में बैठा होगा, दूसरा आपका कोई नहीं साथी होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। आप वही चार दीवारी के कमरे में और एग्जामिनर को देख देख के आपके अंदर घुटन सी हो रही होगी, और जो गाइड करते हैं ना वहाँ पे एग्जाम को, आप उनको देखोगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तब की बात। हम खरपतवार यानी कि खरपतवार विज्ञान वीट साइंस के क्रम में हम तीसरा पार्ट आपके बीच लेकर के आए हुए हैं, और ये भी पार्ट हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन से संबंधित है। तो हम चर्चा कर लेंगे खरपतवार विज्ञान। क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में शेयर करिएगा, ताकि जो आपका खरपतवार विज्ञान का जो डर बना हुआ था वो एकदम से दूर हो सके। जो भी बच्चे हैं, मैं वादे के साथ कहता हूं, खरपतवार विज्ञान का एक एक डर मैं आपका दूर कर दूंगा। आपको कैसे साइंटिफिक नेम याद करने हैं ये सब मैं आपको बता दूंगा। उपनेम, क्या क्या खरपतवारों से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि पार्ट थर्ड हमारा बहुत अच्छा जाए। और आपको बता दें आपके नॉलेज के लिए कि जो पार्ट थर्ड है इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आपको खुद लग जाएगा कि जी सर बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो इस वाले बिंदु को हम बिल्कुल सा 1% भी स्किप नहीं करेंगे। देखिए, जो बच्चे वास्तविकता की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें, और जिनको समय ही काटना होता है तो वो देखकर आगे निकल जाते हैं। आजकल हम रील्स की दुनिया में आ चुके हैं, शॉर्ट वीडियो की दुनिया में आ चुके हैं, तो जो हमारा अंगूठा है ना वो स्क्रॉल इक्विपमेंट बन चुका है, स्क्रॉल टूल बन चुका है। मोबाइल की स्क्रीन पर इस प्रकार से स्क्रॉल होता रहता है। तो आप, आज का जो युवा है ना, वो 1 घंटे की क्लास देखने में उसको जोर आता है, क्योंकि उसकी आदत सो पड़ चुकी है ना स्क्रॉल करने की, 30-30 सेकेंड वाले शॉर्ट वीडियो देखने की। तो जब पूरा क्लास कहने को दे दो ना करने को, तो उसके पसीने छूट जाते हैं कि यार 1 घंटे में कैसे बैठूंगा। अरे याद करो वो दिन जो ऑफलाइन के जमाने में हम स्कूल में जाया करते थे, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कैसे बैठते थे। ठीक है, और कुटाई भी ढंग से होती थी। आज की दुनिया में तो कुटाई नाम का ही गायब हो गया है। तो अभी हमारे पास इतना मौका है कि हम किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें खुद में
थोड़ा सेंसियर होना पड़ेगा। कोई कब तक आपको मोटिवेशन के सहारे ढकेलता रहेगा, आप खुद से जब तक नहीं सोचोगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो पार्ट थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, खरपतवारों का वर्गीकरण, जो कि कल की क्लास में भी हम पढ़े थे, आज की क्लास में भी हम पढ़ेंगे। कल हमने वर्गीकरण का दूसरा प्रकार पढ़ा था, आज हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं, खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। तो वीड के ऊपर जब हम चर्चा करने वाले हैं तो वीड का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, और पहला बिंदु यहां से उठाते हैं, बीज पत्र के आधार पर जो खरपतवार होते हैं, जैसे जब उनके हम बीजों को तोड़ेंगे या जब वो अंकुरित होते हैं तो बीज पत्र जमीन के बाहर आ जाते हैं। तो जब हम देखते हैं, जब बाहर आए हुए बीज पत्र होते हैं उनको तोड़ के देखते हैं क्या दो भागों में बीज टूट जा रहा है या बीज एक ही भाग में रह रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला जो खरपतवार का प्रकार है उसको हम लोग देखते हैं बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर ध्यान देना, कई सारे विद्वान साथी इस वाले वर्गीकरण को छूते तक नहीं है और आगे निकल जाते हैं। पेपर में जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलत करके चले आते हैं। तो ऐसा अपने को करना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अपने को नौकरी लेनी है तो हर एक बिंदु को टच करके चलना पड़ेगा। बीज पत्र के आधार पर मतलब वेस्ड ऑन कोटिलिडन, वेस्ड ऑन कोटिलिडन। तो बीज पत्र के जब आधार पर हम बात करेंगे तो वेस्ड ऑन कोटिलिडन, कोटिलिडन के आधार पे खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक बीज पत्री खरपतवार, एक बीज पत्री खरपतवार। तो एक बीज पत्री खरपतवार में वो चुनिंदा उदाहरण हम लोग लिख लेंगे, मोनोकोट वीड, मोनोकोट वीड। ऐसे वीड जिनमें सिर्फ एक ही बीज पत्र पाया जाता हो उनके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पर कौन कौन से उदाहरण हम लिख सकते हैं मोनोकोट वीड के अंदर। तो हमारा गेहूं सा, क्या है, गेहूं सा, कांस, दूब घास। ठीक है, हमने क्या लिखा, गेहूं सा, कांस, दूब घास, प्याजी। इस प्रकार से ये कुछ खरपतवार हैं जिनमें से हमने मोनोकोट को पहचान लिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गेहूंसा है, दूसरा दूब घास है। ध्यान देना, ये दोनों जो खरपतवार हैं ये बहुत ज्यादा चर्चा में लिए जाते हैं। इसका वानस्पतिक प्रवर्धन भी होता है दूब घास का। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, स्टोलन, स्टोलन द्वारा प्रवर्धन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको बरमूडा और स्टार वीड के नाम से भी जानते हैं, स्टार वीड के नाम से जानते हैं। धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं इसको, धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त। कैसे धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त, आपकी जब शादी होगी तो आपको पंडित जी हाथ में अंगूठी पहनाएंगे। आपके घर जब कथा पाठ होता है तो अंगूठी पहनाई जाती है। ठीक है, मैंने शादी का नाम इसलिए लिया क्योंकि आपने पहले स्टेप पर जोरदार मेहनत करना शुरू कर दिया है। जैसे ही पहला स्टेप आपका पूरा होता है देन सेकेंड स्टेप अपने आप शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते आपके पास पहला स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। तो इसको स्टोलन, बरमूडा या स्टारवीड कहते हैं। धार्मिक कार्यों में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। इनमें गांठे गांठे होती हैं और उस गांठ से क्या होता है, जड़ें निकलने लगती हैं। रनर द्वारा इसका क्या होता है, प्रवर्धन हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गेहूं सा, कांस, दूब घास, प्याजी, ये मोनोकोट हैं, एक बीज पत्री के खरपतवार
कहलाते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री के खरपतवार या एक बीजपत्री खरपतवार। तो बीजपत्र के आधार पे हमने पहला टूल्स देख लिया। अब हम दूसरे पर चर्चा करते हैं, सेकंड द्विबीजपत्री बीज। आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा, फिर हम द्विबीजपत्री बीज के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन को शेयर करते रहिएगा, जितना हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में सेशन को शेयर करिए, ताकि हर बच्चा हमारी क्लास से जुड़ता रहे और अपनी तैयारी को और अच्छा करता रहे। सेकेंड ऑप्शन हम लोग बात करते हैं द्विबीजपत्री बीज खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवार। तो द्विबीजपत्री खरपतवार की जब हम बात करते हैं, डाइकोट वीड। कौन कौन से ऐसे वीड हैं जो डाइकोट की श्रेणी में आएंगे, तो हम चर्चा में ले लेंगे। डाइकोट वीड की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा बथुआ। बथुआ, बथुआ से संबंधित हम कुछ वार्तालाप कर लेंगे। सब्जी के रूप में प्रयोग, सब्जी के रूप में प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं? बथुआ का। ठीक है। चिनोपोडियम ऑयल होता है, चिनोपोडियम ऑयल पेट के केचुआ को भगाने के लिए हम क्या करते हैं? बथुआ का तेल का प्रयोग कर लेते हैं, चिनोपोडियम ऑयल का प्रयोग कर लेते हैं। बथुआ को लैम्स क्वार्टर कहते हैं, लैम्स क्वार्टर। क्या कहते हैं? लैम्स क्वार्टर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है सत्यानाशी। सत्यानाशी, सत्यानाशी को मैक्सिकन पॉपी बोलते हैं, कल ही हमने आपको बताया था। परंतु इसमें एक कंडीशन होती है, सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म, सेंसर मैकेनिज्म इसमें पाया जाता है। क्या होता है सेंसर मैकेनिज्म? जब ये सत्यानाशी होता है, इसका जो फल होता है वो फट जाता है, इधर उधर से फटता है और उसके बीज वायु में उड़ के इधर उधर गिर जाते हैं। इस कंडीशन को सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। इसका फल जो फटता है और उसके बीज चारों तरफ गिर जाते हैं। तो सेंसर मैकेनिज्म पूछा जाए किसमें पाया जाता है, तो बथुआ में पाया जाता है। मकोए, मकोए का नाम नहीं हमने कल बताया था आपको, तो इसका नाम लिख लेंगे। क्या होता है? सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम। इसका साइंटिफिक नेम भी हम लोग देख लिए मकोए का। उसके बाद हम बात करते हैं जंगली चौलाई। जंगली चौलाई फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत होती है, नाम अमरेंथस विरिडिस होती है, ये हमने आपको बता दिया था कल। ठीक है। उसके बाद हमने ये सारी चीजें चर्चा में ले लिया कि बथुआ है, सत्यानाशी है, मकोए है, जंगली चौलाई है। इनसे प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं और ये सब कैसे हैं? डाइकोट वीड की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? डाइकोट वीड की श्रेणी में आते हैं। इनको फटाफट से लिख लीजिएगा, डाइकोट वीड वाले। ठीक है। चलिए, ये द्विबीजपत्री बीज की श्रेणी में आते हैं, इनको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे हिरणखुरी आ जाता है इसी में। लिखना चाहो तो हिरणखुरी के बारे में लिख सकते हो। हिरणखुरी, हिरणखुरी क्या होता है? इसमें लिख लेना, पत्तियां हिरण के खुर के समान। पत्तियां हिरण के खुर के समान। खुर के समान। ठीक है, इसलिए हिरणखुरी को नाम ही हम हिरणखुरी दे देते हैं। तो ये तो हमारे बीजपत्र के आधार पे हमने कुछ खरपतवारों के बारे में बात कर ली कि बीजपत्र, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री कौन कौन से खरपतवार होंगे। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, परजीविता के आधार पर, पैरासिटिक नेचर।
परजीविता के आधार पे भी हम बात करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे, पहले उससे हम एक और टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे फसल खरपतवार फसल संबंध के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप वीड एसोसिएशन। ठीक है, खरपतवार फसल संबंध के आधार पे अगला जो हमारा वर्गीकरण है वो है खरपतवार फसल संबंध के आधार पे। खरपतवार फसल संबंध के आधार पे, खरपतवार फसल संबंध के आधार पे, इसी में आ जाएगा पैरासिटिक नेचर वाला। ठीक है, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर कि फसलों और खरपतवारों का संबंध कैसा है, उसके आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप वीड एसोसिएशन, अंग्रेजी भी लिख लेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन। तो फसल और खरपतवार के संबंध के आधार पे हम खरपतवारों को निम्नतः कई भागों में हम बांट लेते हैं, और यहां से देखते हैं कि पेपर वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर वाला है, तो अब हम उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार, थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीड। अंग्रेजी भाषा वाले बच्चे ध्यान देंगे, एब्सोल्यूट वीड, और हिंदी वाले निरपेक्ष खरपतवार। यहां पर क्या होता है, ऐसे खरपतवार जो फसलों के साथ संबंध रख करके उनको नुकसान ही पहुंचाते हैं और उनकी उपज में काफी कमी करके जाते हैं और हमेशा नुकसानदायक होते हैं फसलों के लिए, उनको हम एब्सोल्यूट वीड कहते हैं। ऐसे खरपतवार जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हों या फसलों की उपज में कमी लाते हों, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष खरपतवार। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे खरपतवार जो फसलों के उत्पादन में कमी लाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष खरपतवार बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीड बोलते हैं। मतलब ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो फसलों के साथ संबंध रख करके उनको ही प्रभावित करते हैं और उनकी ही उपज को कम कर देते हैं। जैसे उदाहरण के अगर तौर पे हम बात करें, यहाँ पर तो कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा कृष्णनील, दूसरा आ जाएगा मोथा, तीसरा आ जाएगा हिरनखुरी। सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे उदाहरण हैं, गाजर घास। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर आपको लिखाया, ये इस प्रकार से हमने आपको बता दिया। अब गाजर घास से संबंधित कुछ वार्ता कर लेनी है हमें। क्या करना है इसको, सफेद टोपी, सफेद टोपी, चटक चंदनी, हरा कैंसर, कांग्रेस घास, गाजर घास, ये तो लिखा ही है। ठीक है, और इसके म्युनिसिपालिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसके नाम होते हैं, इसको खरपतवारों का राजा भी कहते हैं। ये नेक्स्ट उस पर लिखाते हैं। ये जो है विदेशी खरपतवार है, क्या है, विदेशी खरपतवार।
विदेशी खरपतवार है, भारत में आया, ठीक है, गेहूं के बीजों के साथ आया, तो ये कैसा है, विदेशी खरपतवार है। अब गाजर घास को हम क्या कहते हैं, खरपतवारों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ वीड। यहां पर हमने दूल्हा की तो बात कर ली, पर दुल्हन की बात तो नहीं की, तो बात नाराजगी वाली आ जाती है। तो हम बात करते हैं खरपतवारों का राजा। यहां तक तो बात ठीक है, आपने बता दिया कि सर गाजर घास को कहते हैं, हमको भी पता है। अब आप बताओ खरपतवारों की रानी, क्वीन ऑफ वीड, क्वीन ऑफ वीड, खरपतवारों की रानी, खरपतवारों की रानी, ये आपका होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर फटाफट से पिन करो कि खरपतवारों की रानी साहब किसे कहते हैं। हमने आपको राजा के बारे में बता दिया, आपको रानी के बारे में बताना है। गाजर घास से जुड़े हुए अभी जैविक उपचार इसका अभी हम नहीं बता रहे हैं, जैविक नियंत्रण नहीं बता रहे, वो नियंत्रण में पढ़ाएंगे। सारी चीजें हम सिस्टम से चलते हैं, एक जगह पे खिचड़ी कर देने से आप इसको नहीं याद कर पाओगे, तो बड़ी अपने आप में टास्क है। कृष्ण नील क्या है, एनागेलिस सर्वेंसिस, मोथा, साइप्रस रोटेंडस, हिरन खुरी, कनमोलबुला सर्वेंसिस, और गाजर घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। यहां तक अपन को बात याद हो गई कि निरपेक्ष खरपतवार किसे कहेंगे, एब्सोल्यूट वीड किसे कहेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं अच्छी तरीके से। सॉरी, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड बिंदु पर, सापेक्ष खरपतवार यानी कि रिलेटिव वीड। सापेक्ष खरपतवार, रिलेटिव वीड, क्या होता है रिलेटिव वीड, मतलब ऐसे फसली पौधे जो मुख्य फसल में उसी ऋतु के हैं, बिना उगाए उगाते हैं, उनको हम सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। तो लिखेंगे मुख्य फसल के खेत में बिना उगाए कुछ उसी ऋतु, कुछ उसी ऋतु के पौधे उगाते हैं, पौधे उग आते हैं, तो उन्हें उग आते हैं, तो उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहते हैं, उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जैसे मान लो हमने धान लगाया खरीफ में, तो धान के खेत में ज्वार बाजरा मक्का का पौधा आ जाए, जो बिना उगाए हम उगा रहे हैं, और मेन फसल में आ जाते हैं उसी ऋतु के पौधे, तो वो क्या होते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अच्छा, खरपतवार क्यों कह देते हैं साहब, वो तो फसलें होती हैं, फिर भी हम खरपतवार कह देते हैं, वो तो बड़ा गलत बात हो गई। तो कैसे हम खरपतवार कह देते हैं, जरा एक चीज ध्यान रखेंगे। तो सापेक्ष खरपतवार हम इन्हें बोल देते हैं, ये क्या करते हैं सापेक्ष खरपतवार, बीजों की शुद्धता को प्रभावित करते हैं, बीजों की शुद्धता को प्रभावित, बाकी ये कोई नुकसान नहीं करते हैं, शुद्धता को प्रभावित किसके, मुख्य फसल, जो मुख्य फसल होती है उसके बीजों को की शुद्धता को प्रभावित कर देते हैं। जैसे धान के खेत में ज्वार का पौधा आ गया, तो ज्वार के बीज मिल जाएंगे कटाई के टाइम पे, तो ये बीजों की शुद्धता को खराब कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें इनमें, तो कौन कौन से उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
जैसे गेहूं के खेत में, गेहूं के खेत में, गेहूं के खेत में रबी ऋतु का ही पौधा होना चाहिए कोई। गेहूं के खेत में अगर ये खरीफ ऋतु का आ गया तो समझ लो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये वॉलेंटियर वीड होगा। क्या होगा? वॉलेंटियर होगा, ना कि रिलेटिव वीड होगा। अगर ऋतु बदल गई तो वॉलेंटियर, अगर सेम ऋतु का पौधा मुख्य फसल में आता है, जैसे रबी की कोई मुख्य फसल है और उसमें रबी ऋतु का ही कोई पौधा है, तो वो रिलेटिव वीड है। अगर कोई खरीफ ऋतु के बाद हम लोग रबी ऋतु अपनाते हैं, तो मान लो खरीफ की कटाई किए, कुछ बीज उसके जमीन में रह गए और रबी की जो हम कोई फसल बोते हैं तो वो क्या होते हैं? उग आते हैं, तो वो वॉलेंटियर वीड होते हैं। क्या होते हैं? वॉलेंटियर वीड। तो गेहूं के खेत में चना, मटर, मसूर, सरसों के पौधों का आना, के पौधों का आना। यहां तक हमने चर्चा की कि गेहूं के खेत में चना, मटर, मसूर, सरसों के पौधे का आना। दूसरा, धान के खेत में, धान के खेत में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर के पौधों का आना, के पौधों का आना। ये क्या होगा? ये आपका रिलेटिव वीड होगा। क्या होगा? रिलेटिव वीड होगा, जिसको हम सापेक्ष खरपतवार के नाम से जानते हैं। यहां तक तो बात हमारी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर। ये तो हमने सापेक्ष खरपतवार की कहानी को समझ लिया अच्छे से, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं वॉलेंटियर वीड। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक खरपतवार। वॉलेंटियर वीड क्या होते हैं? वॉलेंटियर वीड लिखते हैं जैसे खरीफ ऋतु का पौधे, खरीफ ऋतु के पौधे का रबी ऋतु के मुख्य फसल में आ जाना वॉलेंटियर होगा, या रबी ऋतु के पौधे का जायद ऋतु की फसल में आ जाना वॉलेंटियर होगा। तो हम क्या कहेंगे कि पिछली ऋतु के पौधे का अगले ऋतु की मुख्य फसल के खेत में आ जाना, तो हम क्या कहेंगे वॉलेंटियर वीड को? पिछले ऋतु में उगाई गई फसल के पौधों का अगली ऋतु में बोई गई, अगली ऋतु में बोई गई मुख्य फसल के खेत में उग जाना वॉलेंटियर वीड कहलाता है। वॉलेंटियर वीड कहलाता है। ये आपको परिभाषा हम शुद्ध अपनी भाषा में दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं, नहीं तो आप किताबों में ये घूम घूम के चक्कर लगाते रहोगे, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी।
ठीक है, वॉलेंटियर बीड आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, परंतु आप उसको समझ नहीं पाओगे। स्वयंसेवक खरपतवार या वॉलेंटियर बीड क्या कहते हैं, उदाहरण जब हम लिखेंगे तो इनको समझ पाएंगे कि साहब ये क्या है। जैसे धान के पौधे का सरसों के खेत में आना, धान के बाद सरसों लगाते हैं, तो धान के पौधे का सरसों के खेत में उगना, सरसों के खेत में उगना, ये क्या कहलाता है, वॉलेंटियर कहलाता है। क्यों? क्योंकि धान क्या है, यहां पर धान है खरीफ, और खरीफ ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, रवि ऋतु आती है। सरसों किसका है, रवि ऋतु का है। तो पुरानी सीजन यहाँ पर कौन सी हुई, खरीफ हुई। खरीफ के बाद हम क्या अपनाते हैं, रवि। तो ये खरीफ में पहले से उगा हुआ था, बाद में हमने रबी की फसल बोई, तो इसके बीज कहीं ना कहीं खेत में पड़े रहे होंगे जो रबी ऋतु की फसल में आ गए, तो ये क्या कहलाएंगे, वॉलेंटियर बीड कहलाएंगे। आप इनको भी फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। चौथा नंबर, नकलची खरपतवार, बहुत इंपॉर्टेंट है। नकलची या कभी कभी अनुकारी लिख के आ जाता है, अनुकारी खरपतवार। मान लो आपने नकलची याद कर रखा, एग्जामिनर ने थोड़ा आपके साथ मजाक करना चाहा, तो उसने क्या दे दिया, इसको अनुकारी लिख के दे दिया। परंतु आप अंग्रेजी में याद रखोगे मिमिक्री। आप मिमिक्री से समझ में आ गया होगा, किसी की नकल करने वाले जो खरपतवार होते हैं वो क्या होंगे, नकलची खरपतवार होंगे। तो नकलची किस चीज की नकल करते हैं, जरा यहां पर हम बात करते हैं। तो किस चीज की नकल करते हैं, तो लिखेंगे शारीरिक बनावट मुख्य फसल के जैसी होती है। शारीरिक बनावट शारीरिक बनावट में एकदम मुख्य फसल के जैसे, एकदम मुख्य फसल के पौधे जैसे, या फसल के पौधे जैसे, पौधे जैसे। तो ये कैसे होते हैं, नकलची होते हैं। शारीरिक रूप से ये फसल के पौधे जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें नकलची कहते हैं। जैसे उदाहरण के अगर हम तौर पे देखें, तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, गेहूं के खेत में, गेहूं में कौन सा नकलची खरपतवार लगता है, धान में कौन सा लगता है, जई में कौन सा नकलची खरपतवार लगता है। ठीक है, तो ये तो है फसल, ये है फसल, और ये हैं आपके नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार। ठीक है, एक तरफ फसल, एक तरफ नकलची खरपतवार। तो गेहूं का क्या होता है, गेहूं सा होता है। धान का जंगली धान होता है, जंगली धान होता है। और जई का जंगली जई होता है, जंगली जई होता है। ठीक है, ये तो हो गए नकलची खरपतवार के बारे में, हमने बात कर लिया कि मिमिक्री बीड कैसे होते हैं, नकलची खरपतवार कैसे होते हैं, जो मुख्य फसल की नकल करते हैं। किसमें, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो इनका होता है सेम होता है एज ए क्रॉप। वीड और क्रॉप के बीट जो प्लांट्स होते हैं सेम दिखते हैं, इनके कैरेक्टर बस बेसिक से कुछ माइन्यूट डिफरेंस होते हैं जो हम इजिली नहीं, हमारे द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नकलची खरपतवार की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ, नकलची खरपतवार के साथ साथ मुख्य जलवायु के खरपतवार। ठीक है, मुख्य सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार या सूक्ष्म जलवायु आधारित खरपतवार। ठीक है,
जलवायु आधारित खरपतवार, कौन सा वर्गीकरण हमने पढ़ा? 4 नंबर। अब 5 नंबर हम बात करते हैं कि माइक्रो क्लाइमेट वेस्ड वीड, सूक्ष्म जलवायु आधारित खरपतवार। सूक्ष्म जलवायु आधारित खरपतवार। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को और अच्छा वो आगे बढ़ा सके। तो सूक्ष्म जलवायु आधारित खरपतवार कौन कौन से होते हैं पहले हम लिखेंगे। माइक्रो क्लाइमेट वेस्ड वीड। अब सूक्ष्म जलवायु आधारित जो खरपतवार होते हैं क्या होते हैं? ऐसे खरपतवार जिनके उगने के लिए विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, या हम यहाँ पर कहते हैं विशेष जलवायु आधारित खरपतवार। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे जलवायु, ऐसे खरपतवार, ऐसे खरपतवार जिनकी वृद्धि एवं विकास के लिए, जिनकी वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए विशेष जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं एक खरपतवार का नाम लेते हैं और वो खरपतवार है कासनी। क्या है? कासनी वो खरपतवार है। और कासनी से हम, इसका नाम चिकोरियम इंटाइवस होता है, परंतु हम वो नहीं लिखेंगे। इसको जलवायु कैसी चाहिए? तो ठंडी व नम जलवायु चाहिए। क्या चाहिए? ठंडी व नम जलवायु चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? कैसी जलवायु चाहिए? ठंडी व नम जलवायु चाहिए। बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार है। क्या है? बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार मतलब ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ बरसीम। इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्शनल वीड बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्शनल वीड। ऑब्जेक्शनल वीड किसका? बरसीम क्रॉप का ये ऑब्जेक्शनल वीड होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, कासनी की जो जड़ होती हैं, इनका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? कॉफी फ्लेवर, कॉफी फ्लेवर में। कहाँ? यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में हम क्या करते हैं? कॉफी फ्लेवर के एडिशन में हम इसका क्या करते हैं? इसकी जड़ों का प्रयोग करते हैं। ये द्विवर्षीय खरपतवार होता है। इसका उपचार भी हम आगे करके बरसीम में आपको लिखा चुके हैं, कासनी का उपचार। ठीक है, बरसीम की खेती को आप दोबारा पढ़ना, कासनी के बारे में बहुत डिटेल से हमने चर्चा की है। यहाँ पर हमने सूक्ष्म जलवायु आधारित खरपतवार की बात कर ली कि ऐसे खरपतवार जिनकी वृद्धि एवं विकास के लिए विशेष जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो कासनी के उगने के लिए ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। आप इसको नोट कर लेना, कई बार पेपर में पूछा गया है। माइक्रो क्लाइमेट वेस्ट वीड कौन सा है? तो कासनी है, इसका नाम चिकोरियम इंटाइवस होता है। आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा। फिर हम अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप हमारा क्या होगा? 6 नंबर का होगा अवांछित खरपतवार। अवांछित खरपतवार अवांछित खरपतवार मतलब इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? रॉगवीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रॉगवीड। ठीक है, रॉगवीड। तो अवांछित जो खरपतवार होते हैं
रोग बीड कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं फटाफट से हम लोग नोट करते हैं, और अवांछित खरपतवार के बारे में अच्छी तरीके से हम सारी चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए अवांछित खरपतवार के बारे में हम देखते हैं। तो चर्चा करते हैं अवांछित खरपतवार की, कि क्या खरपतवार होते हैं अवांछित खरपतवार। कि ऐसे खरपतवार जो फसल है, उसी फसल, मतलब मान लो धान के खेत में हमने पीबीडब्ल्यू, गेहूं के खेत में हमने पीबीडब्ल्यू 343 बोई, उसी में सोनालिका का पौधा आ गया। तो अवांछित या रगवीड होते हैं सेम फसल में, सेम खेत में, जो जैसे मान लो गेहूं की फसल है, गेहूं के खेत में गेहूं की ही अन्य प्रजाति का पौधा आ जाना रगवीड होता है। तो इसके सिर्फ उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण से ही हम समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण पे हम क्या लिखेंगे, नंबर 1, गेहूं की सोनालिका प्रजाति के खेत में अर्जुन का पौधा आ जाना, अर्जुन प्रजाति का पौधा अर्जुन प्रजाति के पौधे का आ जाना या पौधे का उग जाना, पौधे का उग जाना, ये क्या कहलाता है, रोगवीड कहलाता है। मतलब सेम होगा सब कुछ, बस वैरायटी बदली होगी। गेहूं के खेत में गेहूं का ही पौधा आ जाए परंतु अन्य वैरायटी का हो, तो वो क्या होता है, अवांछित खरपतवार होता है। क्या होता है, अवांछित खरपतवार होता है। जैसे और भी उदाहरण हम बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, मटर की रचना प्रजाति के खेत में, मटर की रचना प्रजाति के खेत में ठीक है, मटर की रचना प्रजाति के खेत में पंत 5 का पौधा आ जाना, पंत 5 का पौधा आ जाना, ये भी क्या कहलाएगा, रोगवीड की श्रेणी में आएगा। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली कि रोगवीड क्या होते हैं, अवांछित खरपतवार क्या होते हैं। जैसे हमने गेहूं बोया या धान बोया या चना बोया या मटर बोया, वो मुख्य फसल हमने बो दी, उसी के खेत में उसी फसल का पौधा आएगा, परंतु वो उस वैरायटी का नहीं होगा, वैरायटी चेंज होगी। मतलब सेम फसल क्रॉप में पौधा तो उसी क्रॉप का आएगा, बट वैरायटी डिफरेंट होगी, तो हम उसे क्या बोल देंगे, रोगवीड बोल देंगे। क्यों बोल देंगे, क्योंकि उसको हमने उगाया नहीं, हमने सालविया उगाया, उसमें रचना का पौधा आ गया, मतलब रचना के पौधे की हमने बुवाई नहीं की। ऐसा कब हो जाता है, जब हम सीड लाते हैं और सीड का मिक्सअप होता है, बीज जब मिक्स होता है तो बुवाई के दौरान ही ऐसी हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिससे खेत में अन्य वैरायटी के पौधे आ जाते हैं। ये कुछ नहीं करते हैं, बस सीड का जो प्रोडक्शन होता है उसमें ये कहीं ना कहीं अशुद्धियां फैलाते हैं, इसलिए इनको अवांछित खरपतवार बोल देते हैं। अगला जो बिंदु पढ़ते हैं और आज की क्लास का अंतिम बिंदु पढ़ते हैं, देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। छठा जो हमारा प्रकार है पैरासिटिक या परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार 7वें नंबर का जो वर्गीकरण है, परजीवी खरपतवार मतलब पैरासिटिक बीड। यहां से आपका क्वेश्चन आता है और कई बच्चे इसको गलत करके चले जाते हैं, परंतु हम आपको इसमें ट्रिक्स भी बता देंगे और ट्रिक के साथ भी आप याद कर लोगे, ताकि आपका पेपर में कभी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो परजीवी खरपतवार का मतलब होता है कि मुख्य फसल के किसी ना किसी भाग पर ये क्या करते हैं, परजीविता दर्शाते हैं, जिससे वो क्या करता है, उसमें डेविएशन आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परजीवी खरपतवार बोल देते हैं। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। वो ट्रिक क्या है साहब, तो वो ट्रिक है क्लोज। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, क्लोज।
एक क्लोज होती है, उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, CLOSE होता है, यहां पर CLOS है, क्लोज है। सी का मतलब है कसकुटा, कसकुटा। एल का मतलब है लॉरेंथस। ओ का मतलब है ओरोवैकी, ओरोवैकी। और एस का मतलब है स्ट्राइगा। क्या है? स्ट्राइगा। अब यहां पर एक बात समझने वाली है। क्या बात है? कि ये जो खरपतवारों के चारों नाम हमने लिख दिए, अब इनका नेचर पूछा जाता है कि कैसा कैसा नेचर है, ये प्लांट के कौन कौन से भाग पर परजीविता दर्शाते। तो कैस्कोटा जो होता है, ये तने पर पूर्ण रूप से परजीविता निभाता है, तो ये पूर्ण तना परजीवी है। क्या है? पूर्ण तना परजीवी। और पूर्ण तना परजीवी को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। क्या लिख सकते हैं? टोटल स्टेम पैरासाइट, TSP। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको हम क्या बोल देते हैं? टोटल स्टेम पैरासाइट, यानी कि पूर्ण तना परजीवी। और जो लॉरेंथस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध तना परजीवी। क्या बोलते हैं? अर्ध तना परजीवी। आपने देखा होगा लॉरेंथस को बांदा भी कहते हैं। गांव में देखा होगा आम के पौधे पर, अमरूद के पौधे पर आपको ये दिख रहा होगा बांदा जिसको कहते हैं ना। तो लॉरेंथस को हम बोलते हैं अर्ध तना परजीवी, मतलब सेमी स्टेम पैरासाइट, SSP। एक TSP देखा हमने, एक SSP देखा, सेमी स्टेम पैरासाइट। उसके बाद जो ओरोवैकी आता है, ये होता है पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी कैसा होता है? पूर्ण जड़ परजीवी। इसको हम बोलते हैं टोटल रूट पैरासाइट, TRP। सोशल मीडिया पे जो लोग ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो अपनी क्या बढ़ाते हैं? TRP बढ़ाते हैं। तो ओरोबेकी क्या होता है? पूर्ण रूप से जड़ पे परजीविता दर्शाता है। उसके बाद स्ट्राइगा की हम बात कर लेते हैं। तो स्ट्राइगा क्या होता है? अर्ध जड़ परजीवी। अर्ध जड़ परजीवी मतलब सेमी रूट पैरासाइट, SRP। यहां तक हमने बात कर ली। जो स्ट्राइगा वीड होता है, इसमें एक कंडीशन होती है, सुसाइडल जर्मिनेशन, आत्मघाती अंकुरण पाया जाता है। आत्मघाती अंकुरण। क्या होता है आत्मघाती अंकुरण? सुसाइडल जर्मिनेशन। एक स्ट्राइगोल टाइप का केमिकल होता है जो जर्मिनेशन को ही प्रभावित कर देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्राइगा के अंदर जो आत्मघाती अंकुरण वाली समस्या है, ये सबसे अच्छा पॉइंट यहां से बनता है। दूसरा, स्ट्राइगा मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको स्ट्राइगा खाना चाहिए। ठीक है, डायबिटीज में ये खाया जाता है स्ट्राइगा का बीड। तो हमने 2 पॉइंट स्ट्राइगा के ऊपर देखे। अब यहाँ से कौन कौन से बिंदु निकल कर आए? क्लोज नाम की ट्रिक थी हमारी, कैस्कोटा, लॉरेंथस, ओरावैकी, स्ट्राइगा। कैस्कोटा को कहीं कहीं डोडर भी बोल देते हैं, लॉरेंथस को बांदा भी बोल देते हैं, और ओरावैकी को ब्रूमरेप भी बोल देते हैं। ये अन्य नाम हैं इनके, अभी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि ये जो कैस्कोटा है, ये कोई भी फसल पर लगेगा उसके तने पर पूर्ण रूप से परजीविता दर्शाएगा, उसके तने पर लिपट के चलेगा। तो कौन कौन सी फसलें हैं? वर्सीम है, वर्सीम है और रिजका है। वर्सीम और रिजका दो ऐसी फसलें हैं जिनके तने पर ये खरपतवार पूरा जीवन व्यतीत करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण तना परजीवी। लॉरेंथस, जिसको गांव की भाषा में हम बांदा कहते हैं, आपने देखा होगा आम के पौधे में, नींबू के पौधे में, लीची के पौधे में, अमरूद के पौधे में बांदा लग जाता है। पीला, नारंगी, हरा कलर का उसके पत्ते दिखने लगते हैं। तो इसको अर्ध तना परजीवी कहते हैं। तने पे भी लग सकता है और तने के अदर भाग पे भी ये परजीवता दर्शा सकता है। ये किसमें किसमें होता है? तो आम, अमरूद
और नींबू। ये मोस्टली हॉर्टिकल्चर वाली उद्यानिकी फसलों में ही लगता है, एग्रोनॉमी की फसल में ये नहीं लगता है। तीसरा, ओरोबैंकी जो पूर्ण जड़ परजीवी है ये किसमें लगेगा? तो सोलेनेसी कुल के पादप, तंबाकू वगैरह, सोलेनेसियस पादप, सोलेनेसियस पादप जो आ जाएंगे आपके आलू, टमाटर, बैंगन, तंबाकू। परंतु एक ऐसा पादप आता है सरसों जो सोलेनेसी कुल का नहीं है। सरसों, सरसों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर 2014-2019 दोनों में पूछा गया है। एफएसओ, एफएसओ, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 2014 और 2019 दोनों में, सॉरी 2019 और 2023 ये दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 और 2023। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट है। उन दोनों सालों में मतलब 2 बार पेपर हुआ, 19 में हुआ, उसके बाद 23 में हुआ, दोनों बार क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके बाद स्ट्राइगा की बात करते हैं जो अर्ध अर्ध जड़ परजीवी है। ये कौन कौन सी फसल में लगेगा? तो ये ज्वार में लगेगा, बाजरा में लगेगा और मक्का में लगेगा। ज्वार, बाजरा, मक्का, इन फसलों में क्या करता है? ये अर्ध जड़ परजीवी होता है, मतलब जड़ पे भी परजीविता दर्शा सकता है या जड़ के किसी अन्य भाग पर भी ये क्या कर सकता है? परजीविता दर्शा सकता है। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा। कैस्कोटा को कभी कभी हम लोग डोडर भी बोल देते हैं, डोडर। ठीक है, या इसको अमरवेल भी बोल देते हैं, अमरवेल भी बोल देते हैं। इसका नाम होता है कैस्कुटा रिफ्लेक्सा। लॉरेंथस को हम लोग बांदा बोल देते हैं, बांदा। और ओराबैंकी को हम लोग ब्रूम रैप बोल देते हैं, ब्रूम रैप। तो इनके ये अतिरिक्त नाम हैं, अदर नेम हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो आज का जो क्लास है यहीं तक अपने रखते हैं। कल इसका अगला पार्ट आएगा, पार्ट 4, जिसमें हम वर्गीकरण के जो बाकी बिंदु हैं उनको भी समाहित कर लेंगे। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है।